आज मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ एसएससी और सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए। उनके एग्जाम होते रहते हैं, उसके लिए मैं इंग्लिश पार्ट को आप सबके सामने ले रहा हूँ। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो ये पार्ट होता है, इसमें वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको फिलअप करने होते हैं ब्लैंक्स वगैरह। और ये पहला सेशन है मेरा इस चीज पे, और जल्दी ही हम लाइव कोर्स जो कंटिन्यूअसली होता है, वी आर गोइंग टू बिगिन ऑन द वेबसाइट shishpal.graphy.com। और जल्दी ही वो पेड सेशन होगा हमारा, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं क्लासेस को। मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा। इससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे। नंबर नोट कर लीजिए 9813588135813001. This is my WhatsApp number. You can note down. If you have any query about this course, you may ask me and you may send your message on WhatsApp. तो बढ़ते हैं। SSC CGL 2020 एग्जाम पेपर है ये, हेल्ड ऑन 6th March 2020। शिफ्ट 1 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर है। Should we begin? Okay. Select the correct passive form of the given sentence. और जैसे ही आप क्वेश्चन ये हल करोगे, इनको हम आंसर में बताता जाऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उनके बारे में। आपको ये पता चलेगा, आप ये नोट कर सकते हो कि क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। मीन्स जैसे ये पैसिव फॉर्म का आया, इसका मतलब चेंज ऑफ वॉइस आपको क्लियर आनी चाहिए। जो भी ग्रामर कवर होती है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन आते हैं या फिर वोकैब पे आते हैं, सिनोनिम देने होते हैं, आपको अपोजिट वर्ड देने होते हैं, तो उनके लिए एक कोर्स डेवलप करूंगा मैं और जल्दी अनाउंस करने वाला है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज सेंड मी योर मैसेज ऑन माई फोन विच हैज बीन गिवन हियर 9813581301, राइट। बढ़ते आगे। क्वेश्चन 1 इज सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, द फार्मर इज प्लोविंग द फील्ड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें जब भी आपको चेंज ऑफ वॉइस का क्वेश्चन हो, कोई आप सेंटेंस दिया होता है आपको, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, इसका वर्ब चेक कीजिए और वर्ब आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए, तब आप पैसिव वॉइस कर सकते हो। कुछ भी आप करना चाहोगे तो आपको ये बेसिक्स तो आने चाहिए, जितने भी ये हमारे बेसिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, वर्ब, ये सारे आने चाहिए। तो इसमें वर्ब है इज प्लोविंग, क्लियर, ये वर्ब है आपका इज प्लोविंग, राइट। और रूल ये बनता है, एक्टिव पैसिव के 8-9 रूल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे भी बताऊंगा, मैं पूरे तो नहीं करूंगा, सिर्फ इसका बताऊंगा। अगर किसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस हो, आईएनजी लगा हो, एक्टिव वॉइस है ये सेंटेंस, द डूअर ऑफ एक्शन इज द फार्मर, और फील्ड्स ऑब्जेक्ट है इसका, और इज प्लोविंग ये वर्ब है, तो कंटिन्यूअस टेंस कभी भी आपको मिले एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिव बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज द हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और प्लोविंग ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इज की कैटेगरी में और कौन से आते हैं, इज एम आर, तो इज एम आर में से एक वर्ब रखोगे और प्लोविंग को आप आईएनजी की जगह बीइंग आ जाएगा, प्लो को आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे, इज बीइंग प्लोड या आर बीइंग प्लोड, या एम तो होगा नहीं यहाँ पे। अब बताता हूँ, ये तो वर्ब की बात हुई कि बीइंग लगाओगे, थर्ड फॉर्म करोगे, इज एम आर में से एक रखोगे। अब क्वेश्चन उठता है कि शुरू में क्या रखोगे, फार्मर है ये सब्जेक्ट, तो ये ए जो इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, वो क्या होता है, वो होता है एस वी ओ, ये स्ट्रक्चर होता है एस वी ओ। एस मीन्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब बीच में आया और फिर ओ, राइट।
तो आप लिख सकते हैं ऐसे, एस क्या है इसमें, द फार्मर, ठीक, डूअर ऑफ एक्शन। वी क्या है, इज प्लोविंग, ठीक। ओ क्या है, द फील्ड्स, और जब पैसिव करते हैं तो फिर ओ शुरू में आता है, ओ वी एस, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है, ओ वी एस। ओ ढूंढना आपको, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ढूंढने का बहुत आसान तरीका है, मेन वर्ब लीजिए, प्लोविंग, इज प्लोविंग, हल चला रहा है, कहाँ, किस में, क्या क्या, किस चीज में, द फील्ड्स, कहाँ का मतलब तो इसमें ठीक नहीं रहेगा, व्हाट द फार्मर इज डूइंग, प्लोविंग द फील्ड्स, फील्ड्स इसके पैसिव में आएंगे, तो फील्ड्स पे काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, फील्ड्स पे, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, द फील्ड्स आर के साथ बीइंग आएगा, बीइंग, फील्ड्स प्लूरल है, देयरफॉर इट विल टेक आर, द फील्ड्स आर बीइंग प्लोव्ड बाय द फार्मर, द फील्ड्स आर बीइंग प्लोव्ड बाय द फार्मर। अब ये ऑप्शन देखिए आप, चार, आपको गलत ऑप्शन 3 मिलेंगे, एक इनमें सही होगा, उसको आप लिखना होगा। द फील्ड्स आर बीइंग प्लोव्ड बाय द फार्मर, और दूसरे थे द फील्ड्स आर प्लोव्ड बाय द फार्मर, यहाँ बीइंग नहीं था। द फील्ड्स हैव बीन, ये टेंस ही बदल दिया इसने, द फील्ड्स वर प्लोइंग, ये भी टेंस बदल दिया, सो द करेक्ट आंसर इज ए, द फील्ड्स आर बीइंग प्लोव्ड बाय द फार्मर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। सेकंड क्वेश्चन है, identify the segment in the sentence which contains the grammatical error। grammatical error भी सारी सिलेबस में होंगी हमारे कोर्स में, जो मैं अनाउंस करूंगा, बट कंडीशन यह है कि आप मुझे मैसेज करो ताकि मुझे लगे कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। ऑप्शन है दोज हु आर लेट, और सेंटेंस है दोज हु आर लेट they will not be allowed inside the classroom। This is a sentence given and you are to pick up the error part of the sentence, और अगर error नहीं है you will write no error, right। तो पहले दूसरा पार्ट, पहले ए पार्ट में देखिए, those who are late, those who are late ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई error नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके, इनसाइड द क्लासरूम, ये भी सही है, इनसाइड द क्लासरूम, और दे विल नॉट बी अलाउड, ये करेक्ट पार्ट है, और इसको ये मतलब एरर इसी में है, और रीजन समझ लोगे तो क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे दे लिखा हुआ है, जब भी एडजेक्टिवल क्लोज आती है, हु आर लेट, दिस इज रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज के बाद हु वाला पार्ट हो, जब हु से आपने इंट्रोड्यूस किया है रिलेटिव क्लोज को, तो यहाँ दे नहीं आता, यहाँ सब्जेक्ट नहीं आता बिल्कुल भी। हुम से इंट्रोड्यूस किया होता तो चलती बात, तो एकदम हु वाली क्लोज के बाद वर्ब फ्रेज ही आती है, विल नॉट बी अलाउड, ये आएगा, दे इज रॉन्ग हियर। तो ये जो पार्ट था थर्ड, ये गलत था, ये थर्ड था या फोर्थ था देख लो, और यस, डी पार्ट वाज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज, ये दे डिलीट करें तो ये करेक्ट बन जाता है। थर्ड लेके चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज no need to substitute it, select no improvement। अगर तुम्हें लगता है कि सेंटेंस में कुछ भी रॉन्ग नहीं है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, तो आप इसमें नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस गिवन इज वी केम बैक बिकॉज दे हैड रैन आउट ऑफ द मनी। देखिए वर्ब देखना आपका बहुत जरूरी होता है, इसलिए बेसिक्स आप करोगे कोर्स में तो सारी चीज। अब एक चीज पकड़ के, केम यहाँ पे वर्ब है, पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, तो मैं यहाँ सारे टेंस नहीं करा पाऊंगा, या कोई नाउन पकड़ के मैं प्रोनाउन नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट को अच्छे मार्क्स में क्लियर कीजिए, ताकि आपका नंबर आपके जॉब में आ सके, जॉब मिल सके आपको। तो
केम ये ठीक है, वी केम बैक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वी हैड रैन आउट ऑफ द मनी, अब यहाँ दिक्कत यहाँ आ गई है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव हैड, ये तीनों थर्ड फॉर्म वर्ब की लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट देते थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो रन आता है यहाँ पे, रैन गलत है, तो यहाँ वी हैड रन आना चाहिए था। तो सिलेक्शन आप ए का करोगे। दिस वुड हैव बीन बेटर इफ you had used we had run out of money. Fourth है, select the most appropriate antonym of the given word. appropriate antonym आपको यूज करना है given word का। word is persist, persist का antonym means opposite word आपको यूज करना है। दिए हुए हैं continue, insist, cease और remain। मीनिंग आपको इनके आ जाए तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम क्लियर हो जाते हैं। कंटिन्यू, परसिस्ट मींस क्या होता है? परसिस्ट कंटिन्यू करना होता है, कोई चीज बार बार चलती रहे, कंटिन्यू। थोड़ा परसिस्ट ये नेगेटिव उसमें जाता है, मतलब व्हेन द पर्सन इज नॉट हैप्पी ही कैन यूज परसिस्ट। जैसे कई बार होता है, डोंट परसिस्ट कॉलिंग मी, डोंट परसिस्ट टू गो विद यू, आई डोंट वांट टू गो with somebody, suppose somebody is saying persuading me to go with him, I say please don't persist या insist, सेम मीनिंग देते हैं। persist थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, insist दबाव डालना होता है, persist और ज्यादा। और यहाँ पे insist सेम है, continue सेम है और remain भी सेम है। remain means continue रहना, कोई चीज remain करना। यहाँ पे एक ही बचा आपके लिए, cease stop करना, तो ये करेक्ट एंटोनिम इसका होता। तो मीनिंग आप देख सकते हैं कि जो तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये सिनोनिम दिख रहे हैं, सिनोनिम बोलते हैं, बट द वर्ड इज सिनोनिम, राइट? कंटिन्यू, इंसिस्ट, रिमेन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। फ्रेजेस या वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करना है आपको, जो भी आपको दिए हुए हैं। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, ये एक्सप्लेनेशन है किसी वर्ड की। एक ही समय में दो अपोजिट फीलिंग महसूस करना। अब वर्ड दिए हुए एम्बिवलेंट, equivalent, coinciding, contemporary। अब इनके मीनिंग देखिए, इक्विवेलेंट बराबर होता है, coinciding होता है, coincide एक घटना बिल्कुल दूसरे के ऊपर coincide करना, coincide ऐसे एक के ऊपर एक दो चीजें आ जाए, coinciding हो जाती है। और कंटेम्परेरी, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर एक ही, वी आर ऑल कंटेम्परेरी, जैसे वर्ड्सवर्थ, हु वाज द कंटेम्परेरी पोएट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज वाज हिज कंटेम्परेरी पोएट, और बहुत से उसके कंटेम्परेरी पोएट थे, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, शैले। दोज वर five romantic poets of England, great romantics they are called, they were all contemporary। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर कुछ नहीं है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है कुछ, कंटेम्परेरी कुछ नहीं है, तो एक ही वर्ड बचा, भले ही आपको इसका मीनिंग ना पता होता, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एम्बिवलेंट क्या होता है? अपोजिट, व्हेन यू एक्सपीरियंस opposite feelings, right? That is called ambivalence। Select the correct indirect form of the given sentence। Indirect form आपको इसकी देखनी है, आंसर दिया होगा। ये डायरेक्ट फॉर्म दी हुई है, What a rare flower, इन्वर्टेड कोमास में है, she said। तो ग्रामर का
पार्ट चेंज वॉइस हुआ आपका, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गई है, तो इसका मतलब आपको डिटेल में करोगे क्वेश्चन पेपर हल करके, तो आपको सिर्फ ये पता लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको तो कोर्स ज्वाइन करोगे, देखो इन्वेस्टमेंट तो है, अगर आप कुछ करके कुछ पालो तो वो आप भूलते नहीं हो फिर उस चीज को। Select the correct indirect form. Okay, what a flower it is. What a flower. Yes, what a rare flower. She said. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नरेशन करने का तरीका यही होता है। नरेशन क्या होती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे होता है। तो जब आप रिपोर्टेड स्पीच करते हो, नरेट करते हो किसी पे अपनी लैंग्वेज में, दैट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। कोटेड डायरेक्ट होती है, quoted जो actual words of the speaker are called direct words, direct speech. What a rare flower it is, direct speech, quoted speech you may call it. तो इसका पैसिव रूल तो बहुत है इसके, सिर्फ यहाँ हमें चेक करना कि कौन सा इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। पैसिव तो ऊपर कर चुके थे हम। She asked if it was a rare flower, यहाँ पे आस्क लगा दिया, आस्क इंटरोगेटिव में आता है, इनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नहीं आता। शी टोल्ड दैट व्हाट ए, इसने चेंज ही नहीं किया, टोल्ड दैट लगा दिया चलेगा। व्हाट ए रेयर फ्लावर इट वाज, ये इसने चेंज नहीं किया, इसका जो एक्सक्लेमेशन था वो खत्म नहीं किया। सेंटेंस असर्टिव बन जाता है जब एक्सक्लेमेटरी होता है। जैसे कोई सेंटेंस मिले आपको, हाउ पुलिश यू आर, तो कहने वाला कहेगा यू आर ए बिग, यू आर ए ग्रेट, यू आर बिग, यू आर वेरी फुलिश, यू कैन से। अगर ये कहे व्हाट ए ग्रेट फूल यू आर ए बिग फूल, राइट, ऐसे कहा जा सकता है। और शी टोल्ड दैट व्हाट ए रेयर, शी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए रेयर फ्लावर इट इज। एक्सक्लेम्ड यहाँ पास्ट टेंस है और यहाँ प्रेजेंट है, मेल नहीं खा रहा है। She exclaimed that it was a very rare flower, ये बिल्कुल मेल कर रहा है। ed past tense और यहाँ was भी आ गया, और ये सेंटेंस सीधा बन गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बन गई, तो दिस इज राइट। अब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स with the help of the alternative given। alternatives दिए हुए हैं, उसको आप फिल अप करोगे। Select the most appropriate, ये 4 अल्टरनेटिव हैं, extended, afforded, ordered और D है offered। तो पहला fill in the blank जो है उसके लिए है ये नहीं है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन हमारा 7th था, तो ये चला पढ़ के इतना ही पढ़ेंगे हम और भरते चले जाएंगे। क्लियर? Atlas was made to hold the sky up on his shoulders as a punishment। Atlas यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है और बहुत पुरानी ग्रीक या रोमन माइथोलॉजी की कोई स्टोरी है। तो उसको स्काई, आसमान को अपने कंधों पे उठाने के लिए कहा गया था, होल्ड करने के लिए कहा गया था, एज ए पनिशमेंट। वंस Hercules was a brave person, of brave hero, you can say. There was no match to his bravery, you can say. He was the bravest person of his country। Greek और Roman mythology में Hercules का नाम आता है। Herculean task किसी के नाम से पढ़ा है, it's a very Herculean task means very difficult task जिसे कहते हैं। Hercules a hero, great hero of the Greeks। तो यहाँ पे Hercules, once Hercules dashed to hold it for Atlas। Atlas के लिए आसमान को ऊपर होल्ड करना, जैसे एटलस ग्लोब होता है, ये ग्लोब नहीं है, पुरानी बात है, जैसे आसमान को ही उठाना हो। तो हरक्यूलिस एक ब्रेव पर्सन था, तो उसने ऑफर किया एटलस को कि मैं उठाता हूं उसे। तो यहाँ पे ऑफर्ड ही आएगा, ऑफर्ड, राइट। तो पहले में ऑफर्ड आया, टू होल्ड इट फॉर।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा, ये 8th क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है फॉर, आफ्टर और एट और ऑन। ये याद रखना है क्योंकि पेज चेंज हो गया यहाँ पे। फॉर, आफ्टर, एट और ऑन। और सेकंड में भरना है आपको टू होल्ड इट, यहां तक हो गया। फॉर एटलस व्हाइल द लेटर, लेटर मींस लेटर और फॉर्मर क्या होते हैं? ये जब दो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं और सुनने वाले के लिए दिक्कत हो जाती है कि ही डजंट नो वेदर द स्पीकर इज स्पीकिंग अबाउट द फर्स्ट वन और सेकंड वन। जो फॉर्मर होता है उसके लिए फर्स्ट, ये पहले के लिए फॉर्मर, और जिसका जिक्र बाद में आया है उसके लिए लेटर यूज करते हैं, LATTER। तो यहाँ पे वंस हरक्यूलिस, ये फर्स्ट हुआ, फॉर्मर हुआ, एटलस यहाँ पे द लेटर है। व्हाइल द लेटर मींस एटलस वेंट लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल। लुक फॉर तलाश करना होता है, तो ये प्रपोजिशन दी हुई थी। लुक फॉर पहले ही था। लुक आफ्टर ध्यान रखना होता है, किसी के केयर करना होता है, तो यहाँ लुक आफ्टर तो बात नहीं बनेगा। लुक एट भी नहीं होता, देखना हो गया। लुक ऑन ये भी नहीं बनती बात, देखना ही है। लुक फॉर ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाती है तो मीनिंग देती है। थर्ड, 9th में अब टैकलिंग, कोपिंग, स्ट्रगलिंग, सीकिंग। टैकलिंग टैकल करना, हैंडल करना जैसे होता है। कोपिंग किसी प्रोग्राम के साथ चलना, किसी जैसे वुड यू बी एबल टू कोप विद मी, मतलब मेरी स्पीड के साथ चलना, या मेरे जो मैं समझा रहा हूँ कोप करना, सहयोग करना। कोऑपरेशन से भी आप मीनिंग ले सकते हो। स्ट्रगल करना, संघर्ष करना हो जाता है। सीख तलाशना होता है कोई चीज। देखते हैं क्या इसमें होता है। थर्ड के लिए है, थर्ड ऑप्शन के लिए। ही सा हरक्यूलिस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई। उसने हरक्यूलिस को देखा, एटलस ने। व्हेन एटलस रिटर्न, जब एटलस लौट के आया, गोल्डन एप्पल की तलाश करने गया हुआ था, तो उसने देखा हरक्यूलिस स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है उस आसमान को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रगल्ड ही ठीक रहेगा। एक मिनट देखते हैं क्या था। टैकलिंग था, कोपिंग था, स्ट्रगलिंग, तो स्ट्रगलिंग ही बेटर ऑप्शन था। अब फोर्थ के लिए, इसके लिए ऑप्शन हमें देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 10th है, सिलेक्ट द मोस्ट। हैज मेड, वर मेकिंग, अभी यहाँ फिलअप करके देख लेते हैं। द वेट ऑफ द स्काई हैज मेड, fourth one, has made Hercules sweat and groan. Has made या were making, weight ये सिंगुलर है तो वर तो आ नहीं सकता, प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। was making और make अकेला नहीं आ सकता है क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, दिस इज पास्ट फॉर्म। हैज मेड ये भी प्रेजेंट टेंस में आता है, राइट, ये भी कटा, ये क्रॉस। वर मेकिंग ये प्लूरल की वजह से कटा क्योंकि वेट एक्चुअल में इट इज सिंगुलर, और वाज यहाँ मेक ये प्रेजेंट है। 3 इसमें ऑप्शन वैसे आप उड़ा सकते थे अपने रीजनिंग से, तो वाज मेकिंग बचा यहाँ पे। द वेट ऑफ द स्काई वाज मेकिंग हरक्यूलिस स्वेट एंड ग्रोन, मतलब जो वजन था स्काई का, हरक्यूलिस को पसीने छुटवा रहा था और ग्रोनिंग कर रहा था। ग्रोन करना होता है कराना। Now Atlas didn't want to job as arduous as that. अब एटलस नहीं चाहता था कि arduous होता है डिफिकल्ट, कि जिस तरह का वो मुश्किल काम था उसको एटलस को देना नहीं चाहता था। कुछ ऐसा वर्ड देखते हैं क्या आता है। 11th में जाएगा ये। 11th में टेक इन, टेक अवे, टेक बैक, टेक आउट। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। Hercules sweat and groan. Now Atlas didn't want to take back a job as arduous as that. तो यहाँ पे take in सही नहीं है, take away लेना, take back, take out. तो take back is the appropriate answer here. 12th question लेते हैं। Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. If there is no error, select no error. अगर error नहीं है तो no error लिखना है। She have traveled by air.
शी हैव ट्रैवल्ड बाय एयर, ये तो बेसिक चीजें हैं। देखते ही आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे शी हैज, इसमें हाँ एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रैवल्ड बाय, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रैवल्ड बाय एयर, ये तो अलग चीज है। रूल ये बनता है जब एवरीवन यहाँ हो और एक्सेप्ट या बट आए सिवाय का मतलब देने के लिए, तो आगे सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे एवरीवन एक्सेप्ट में तो कोई एरर नहीं है, ट्रैवल्ड बाय एयर इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, नो एरर, सी वाला भी, शी हैव में एरर है। देखते हैं कैसे, क्योंकि एवरीवन एक्सेप्ट शी, एवरीवन एक्सेप्ट शी के साथ भी हैज आता है और एवरीवन भी हैज लेता है यहाँ पे। तो क्योंकि एवरी के साथ एवरीवन के साथ एग्री करेगा यहाँ पे, द वर्ब शैल एग्री विद एवरीवन, देयरफॉर इट विल टेक हैज। तो एरर शी हैज में थी, क्लियर। तो ये शी हैज डी में एरर थी। 13th है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओवेशन। ओवेशन का मोस्ट एप्रोप्रिएट लेना, कई बार क्लोज आ जाते हैं तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसलिए लिखते हैं कि जो बिल्कुल सही है वो देना। सेंसर क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अप्लॉज प्रशंसा होती है। प्रेपरेशन तैयारी होती है। क्रिएशन कृति होती है, क्रिएट करना। तो यहाँ पे ओवेशन का मतलब क्या होता है, ये आना चाहिए था आपको। तो ओवेशन प्रशंसा ही होती है, अप्लॉज इसका सही आंसर है। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of phrase। एक वर्ड आपको लेना है यहाँ पे और ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए ये आपको मिलेंगे, ये जब मैं कराऊंगा आपको। तो ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आपको बहुत से याद करने होंगे उसकी, ताकि आप एकदम देखते ही उनको समझ जाओ। स्क्वाड, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। ये आपको क्लियर आना चाहिए था, पहले ही लर्न करके रखिए। 15 सिलेक्ट द मोस्ट, टाइम हमारा हो चुका है, 5 मिनट में मैं फटाफट फिनिश करता हूँ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रीफर्ड। प्रीफर्ड का सिनोनिम एक जैसा प्रायवाची लेना आपको। फियर्ड डरा हुआ होता है। कंपेयर्ड कंपैरिजन जिसका किया हुआ। अडोर्ड मैंने जिसकी प्रशंसा की हो, अप्रिसिएशन की हो। फेवर्ड मनचाहा हो गया। प्रीफर भी मनचाहा होता है, तो फियर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इडियम का मीनिंग देना है। इनमें से 4 ऑप्शन में से चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, डरपोक जिसे कहते हैं। ही इज ए चिकन हार्टेड हस्बैंड, कई बार ऐसा कहते हैं। सेल्फिश कौन होता है, स्वार्थी। कावर्डली डरपोक हो गया। माइजरली कंजूस होता है। जनरस उदार हृदय वाला। तो यहाँ पे डरपोक के लिए मीनिंग है तो कावर्डली हुआ। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no. Next देखते हैं। तो ये है when it started raining, it ran to the, I ran to the nearer house for shelter. When it started raining, जब बारिश शुरू हो गई तो मैं नियरर हाउस के लिए भागा, शेल्टर लेने के लिए। आई रैन, अब सेगमेंट दे रखी हैं, देखते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसमें कोई एरर नहीं है। आई रैन टू द नियरर, आई रैन टू द नियर हाउस, नियर बाय हाउस, नियर हाउस। आई रैन, नो इम्प्रूवमेंट, ओके। फिर है द नियर हाउस, बात नहीं बनेगी। द नियरेस्ट, जो जब आप मुसीबत में होते हो तो नियरर कंपैरेटिव डिग्री का तो मतलब नहीं है। नियर हाउस भी सही नहीं है। आई रैन टू ए नियर बाई हाउस कह सकते हैं। द नियरेस्ट हाउस यहाँ आएगा। आई रैन टू द, और वैसे भी दा आ रहा है यहाँ पे, गलत था ये। कंपैरेटिव फॉर्म के सामने दा नहीं आना चाहिए था। सिर्फ एक ही स्थिति है जब दा आता है, यहाँ नहीं आना चाहिए। 18th है, गिवन 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस है। ये आपको जम्बल्ड पार्ट दिए हुए हैं, तो आपको इनको ऑर्डर में लाना है। इनको अभी करते हैं हम, तो बताना है आपको। पहले पढ़ लेते हैं। मच ऑफ दिस वॉर हैड टेकन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट।
इस वार का अधिकतर भाग वेस्टर्न फ्रंट पे हुआ। ये आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए और एक ऑर्डर जो होता है, सिस्टम होता है, उसमें आपको ये करने होते हैं। बोथ sides had dug in deep and each lost many men over little ground. दोनों साइड ने दुश्मनों की डीप खोदा हुआ था वहां पे और बहुत से लोग वहां मरे होंगे, हो गए होंगे। द फ्रंट वाज ए लाइन ऑफ ट्रेंचेस, पहली लाइन एक खाइयों की थी, ट्रेंचेस की थी, विच द टू साइड्स फेस्ड ईच अदर, तो दोनों के बीच में थी वो। एंड्री मैगिनॉट had fought a war with the French against the German. तो ऑर्डर इसमें आप देखोगे पहले क्या आना चाहिए, ये बात है किसी युद्ध की बात है। मच ऑफ दिस वार, कि दिस वार इसका मतलब जिक्र हो चुका है वार का। बहुत साइड ये आगे का जिक्र है, फ्रंट लाइन ये भी आगे का है, तो यहाँ से डी से शुरू करो। हैड फॉट ए वार विद द फ्रेंच, ये डी में जाएगा, फिर इसके बाद ए आएगा, मच ऑफ दी, ठीक। और द फ्रंट लाइन, फिर आप फ्रंट लाइन पे जाओ और फिर बहुत साइड साइड, तो ये बनेगा आपका डी ए सी बी, डी ए सी बी इसका आंसर होगा। और अब टाइम हमारा हो गया है, तो इस तरह से आप इनको करोगे। तो ये तो एक स्टाइल बताना था, आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ आ जाते हैं 21st में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बाय एंड बाय मींस होता है धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ऑन द होल मींस मस्ट, बाय एनी मींस किसी भी तरीके से, ये भी बात नहीं बनती। और सडनली अचानक होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे। एंटोनिम देना है ग्ली का, ठीक। ग्ली मींस हैप्पीनेस होता है, वो तो दुख होता है। एंटोनिम, यस, एंटोनिम देना आपको उल्टा शब्द, बिलोंग। फन एक जैसा ही सिनोनिम है, जॉय भी सिनोनिम है, ब्लिस भी सिनोनिम है, देन इट रिमेंस ओ। अगर इनका तीन का भी आता होता देन यू वुड हैव बीन एबल टू आंसर इट। फन, जॉय, ब्लिस आर द सेम थिंग, तो वो इसका आंसर है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग गलत है। अलायंस की सही है, एक्विजिशन सही है, अबेंडन सही है, एक्वेंटेंस गलत है। इसमें ए आएगा, यहाँ पे ई की जगह ये गलत था। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्क्रैच, तो स्क्रैच करना, कोई ऐसे खरोंच मारना। डिमोलिश्ड बिल्डिंग, डिमोलिश्ड कोई दूसरी पार्टी तोड़ती है, डिमोलिश करती है, अपने आप डिमोलिश नहीं होती। डिस्ट्रॉय भी दूसरी करती है, या तो पैसिव होता, वाज डिस्ट्रॉयड होता है, यहाँ पे वाज वर होता है तब डिस्ट्रॉयड लगता। कोलैप्स्ड, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, खुद कोलैप्स होती है तो उसे गिरती है तो उसे कोलैप्स कहते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये है सी डैश द मैजिशियन हैड परफॉर्म्ड द रोप ट्रिक। मैजिशियन ने कोई रोप ट्रिक की होगी, तो सी उस पे क्या हुआ, सस्पेक्ट किया, उसने शक किया, नो। bewildered, डर गई। puzzled, कंफ्यूज हो गई। wondered, हैरान हो गई। she was wondered, तो ये था। तो गाइस, ये आपका क्वेश्चन पेपर हमने 2020 का मार्च का पिछले साल का पेपर था, ईयर 1 का। तो और भी कुछ फ्री सेशन इस तरह के मैं लाता रहूंगा ताकि आपको द करेक्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर यू मे learn, you may know about it। और आप कहोगे तो सेशन, ये कोर्स शुरू कर लेंगे। कोर्स में आपको पूरी ग्रामर करवाऊंगा और जो भी वोकैबुलरी जिस तरह की आपके लेवल की है वो कराऊंगा। इडियम्स उसमें आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें कॉम्प्रिहेंशन के पूछे गए हैं, जुम्बल्ड सेंटेंसेस थे या वर्ड्स थे, वो आपको करवाऊंगा। तो आप एक काम और करना, जो स्पोकन इंग्लिश का क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं हम, प्लीज उसको स्प्रेड कीजिए अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में बताइए, वो ज्वाइन करवाइए उनसे अगर वो चाहते हैं। और पेड सीट है, 3500 में आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। यू विल गेट 25 लेक्चर्स, 1 आवर लेक्चर उसमें होगा,
25 प्लस आपको 2 घंटे में डेली आपके जो वर्क होगा, टास्क होगा, घर बैठ के उस पर काम करूंगा मैं। आप अपनी ऑडियोज भेजोगे जो स्पोकन इंग्लिश के आप खुद बनाओगे, उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, अलग से करूंगा व्हाट्सएप पे। और जो आप फोटो भेजोगे अपने क्रिएटिव राइटिंग की, तो उस पे भी आपको मैं करेक्शन करके भेजूंगा। तो काफ़ी अच्छा कोर्स रहेगा एंड ज्वाइन इट और मेरे वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं ख़त्म करता हूँ इसको।